सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया और मैं हूं गौहर इशरत। और नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, वो पल पल तब्दील होता दिखाई देता है और विफाक और सूबों में हुकूमत साजी का जो मामला है वो तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सूरत हाल ये है कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिए, सियासी एतबार के लिए बहुत अहम होने वाला है। वो यूं क्योंकि कल ऐवान अपने नए कायदे ऐवान का इंतखाब करने जा रहा है और शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ारत उज़्मा के लिए अपने कागजात नामज़दगी भी जमा करवा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ सदर मुमलिकत का इंतखाब होना है। जी हाँ, सदर मुमलिकत का इंतखाब होना है, जिसके लिए दो अहम नाम हमारे सामने हैं। अगर इस वक्त बात करें आसिफ अली जरदारी और महमूद अशरफजई, जिनके दरमियान मुकाबला होने जा रहा है और ये दो अहम नाम है। लेकिन अहम सूरत हाल ये है कि इस वक्त सियासी जमातों के जो आपसी इख्तलाफात हैं वो अब भी बरकरार हैं और इस वक्त ख़तरनाक ये है कि अगर वो इख्तलाफात आगे भी वक्त के साथ बरकरार रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल के लिए अगर वन पेज पर सियासी जमातें नहीं आती तो वो ख़तरनाक होने वाला है। अब ये क्या कुछ सूरत हाल बनती है, क्या कुछ होने जा रहा है। साथ साथ मौलाना कुछ सियासी जमातों से नाराज़ दिखाई देते हैं। अब मौलाना की किससे बात बनती दिखाई दे रही है, तहरीक इंसाफ से या फिर मौलाना अपने पुराने अरकान के साथ शमूलियत इख्तियार करने वाले। इस तमाम तो सूरत हाल पे हमारा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। शर्मिला फारूकी साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी। साथ साथ अगर बात करें सेनेटर हुमायूं मोहम्मद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ हैं। साथ साथ अली गौहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शर्मिला साहब, आपसे बातों का यहाँ पे आगाज़ करना चाहूँगी। यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी का नाम सामने आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी एक ज़ीरक सियासतदान है, एक विजनरी सियासतदान है। लेकिन इस वक्त मौलाना का जो किरदार है वो बहुत अहम है। तो फिर मौलाना सदर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को फिर वोट देने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदर जरदारी साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामान के लिए, वो अपनी मिसाल आप हैं। जब वो पहली बार सदर बने थे तो वो बहुत ही एक ताकतवर सदर थे और उनके पास बेशुमार इख्तियारात थे। लेकिन उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल किया 18वीं तरमीम के ज़रिए और पार्लियामान को मजबूत बनाया। बिकॉज हम एक पार्लियामानी सियासत का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो मजबूत रहें। ये भी एक तारीख़ अपनी एक रकम होने जा रही है कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा इस मुल्क के सदर बन रहे हैं और हम ये समझते हैं कि सदर जरदारी साहब से बेहतर कोई सदर मुमलिकत नहीं हो सकता। बिलखुसूस आज के माहौल और दौर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, सियासी गैर इस्तेहकामी है, मुआशी बदहाली है, लोगों को साथ लेके चलना है, सियासी जमातों को साथ लेके चलना है और आइन और कानून की पासदारी करना है। मैं समझती हूँ कि तमाम जमातों को, ऑफकोर्स सुन्नी इत्तेहाद तो नहीं सपोर्ट करेगी, उनके अपने कैंडिडेट हैं, लेकिन तमाम जमातों को सदर जरदारी साहब को पुरजोर तरीके से उनका साथ देना चाहिए और उन्हीं को सपोर्ट करनी चाहिए। यकीनी तौर पे उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब इस पर क्या सूरत हाल बनती है इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं मोहम्मद साहब, इस पर क्या कहिएगा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई, क्या हो गया कि महमूद अशरफजई का नाम ठीक है सामने आ गया है, लेकिन हमने पास में देखा कि बानी पीटीआई की अगर बात करें, उन्हीं की हिदायत पर यकीनी तौर पे उनका नाम सामने आया है, लेकिन बानी पीटीआई पहले अपनी तकरीर में हर जगह उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब इसको सियासी हुस्न कहूँ मैं या फिर सियासी मजबूरी, या फिर उनका नाम भी सदर मुमलिकत के लिए फाइनल कर लिया गया और बानी पीटीआई की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी जी, मेरा गला जरा खराब है तो प्लीज बेयर विद मी। अच्छा, इस तरह है कि इमरान खान का तकरीबन हर एक जमात के साथ
ایک اصولی اختلاف ہے بعض چیزوں میں، لیکن آن اے لارجر گراؤنڈ بعض فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایک فنڈامنٹل چیز کو اگر آپ اٹھائیں تو اس میں ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. اور وہ فنڈامنٹل چیز کیا ہے؟ جو کہ پاکستان کی بیسک بیماری ہے، وہ ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا نہ ہونا. اب اگر کوئی بھی پارٹی فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے کچھ جدوجہد کرنا چاہتی ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، تو عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف، ہم لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ، کیونکہ ہمارے لحاظ سے یہ واحد بیسک بیماری ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان کا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل میرٹ آ جائے گا. اس پولیٹیکل میرٹ کی وجہ سے جب وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوگا تو اس میں وہ لوگ آئیں گے جن کی کیپیسٹی ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے. اس سے یہ، اور دوسری بات یہ ہوگی، یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے، مطلب پہلے تو خالی پیسوں کی چوری ہوتی تھی، اب ووٹوں کی بھی چوری شروع ہو گئی ہے. اس کے ہٹنے سے پاکستان پراپر وہ ڈیسیژن لے پائے گا کہ جس کی اسٹرینتھ وہ عوام سے لیتا ہے. اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل مینیورنگ یا الیکٹورل مینیورنگ ہوگی تو پھر ڈیسیژنز وہ آئیں گے جو کہ وہ مینیورنگ کرنے والوں کے حق میں جائیں گے، نہ کہ عوام کے حق میں. سو ہم سارا سسٹم آج تک جو چل رہا تھا وہ پرابلی اس کو کہیں نہ کہیں اپنے کو کریکٹ کرنا تھا. تو یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پہ اس سسٹم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار دا سسٹم کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر کے، اور یہ چوری کے مینڈیٹ چاہے جو بھی جس وقت کسی سال میں کوئی بھی انوالو ہوتا تھا، لیکن ناؤ از دا ٹائم وی تھنک کہ اب اس کو یہاں سے آگے پراپر ڈائریکشن میں جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے دس از دا رائٹ ٹائم. تو اس بیسس پہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ یاد رکھیں کہ محمود خان اچکزئی ایک ایسے صوبے سے جس کے اندر بڑے مسئلے بھی ہیں، تو اگر ہم وہاں سے کسی کو پریزیڈنٹ لے آئیں، یہ یاد رکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم میں آپ کا جو پرائم منسٹر تھا وہ پنجاب سے تھا، آپ کا صدر سندھ سے تھا، آپ کا جو ہمایوں محمد صاحب اسٹل ابھی تک مجھے وہ جواب واضح طور پر نہیں مل سکا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بانی پی ٹی آئی ویسے بہت بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ سب چور ڈاکو ہیں، یہی بانی پی ٹی آئی بات کرتے ہیں. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا، محمود خان اچکزئی کا جو نام سامنے آیا اس پہ یہ واضح کریں کہ کس طرح ممکن ہے کہ پھر جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے کیا وہ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی چینج ہو گئی ہے کہ پھر ان کا نام انہوں نے لے لیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی آئیڈیالوجی کی چینج کی کوئی بات نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کی آپ نے اسپیچز سنی ہیں، یہ جو پارلیمنٹ کے علاوہ اس سے پہلے والی بھی الیکشن کے فوراً بعد، وہ اسی بات کو اٹھا رہے ہیں جس بات پہ ہم لوگ کھڑے ہیں. تو اگر وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں، اور ایز آف ٹوڈے جو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اگر کینڈیڈیٹ ہوتا تو پولیٹیکلی یہاں پہ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے لیٹس سے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو بھی آگے لے کر آنا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے. اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری سب سے خوبصورتی یہ تھی کہ آپ کا سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے، آپ کا اسپیکر کے پی سے، آپ کا ڈپٹی چیئرمین فاٹا سے، آپ کو ڈپٹی اسپیکر آپ کا بلوچستان سے، اور پریزیڈنٹ سندھ سے، اور آپ کا پرائم منسٹر پنجاب سے. تو پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی تھی. تو ہم تو یہ چیز چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ایز اے یونٹ لے کر چلیں، نہ کہ سندھی، بلوچی، پختون اور پنجابی کے ڈیوائیڈ لے کر چلیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم لوگ یہ جو ہے نا، یہ جو ایک ریجنل پارٹیز نہیں چاہتے. ہم لوگ
वफाक की पार्टी है और हर सूबे में एक मुकम्मल वो है। और इस दफा अगर धांधली ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में होती कि सिंगल हैंडेडली कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टरशिप दी जा रही है क्योंकि वो सारी चोरी का माल उनको दिया जा रहा है। 25 सीटों वाले जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ जा रहे हैं। हुमायूं महमूद साहब, ये एक खैर लंबी डिबेट है, यकीनी तौर पे इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अली गौहर हमारे साथ मौजूद है। अली गौहर साहब, यकीनी तौर पे अब सदर मुमलिकत का इंतखाब होना है, क्या पोजीशनिंग देख रहे हैं? साथ साथ मौलाना की नाराजगी अब भी बरकरार है, मौलाना वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो किसी सियासी जमात के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते, तो मौलाना के साथ फिर नून के मामलात कहाँ तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है जिसमें इलेक्शंस हो चुके हैं। अब हम जाहिर है कि इसको कामयाबी के साथ आगे इस जमहूरियत के सिलसिले को बढ़ाना है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो होने को जा रहे हैं। उसमें हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी साहब हैं और जाहिर है इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। मैं इधर जहाँ तक आपने मौलाना साहब की बात की, वो पहले भी हमारे इत्तेहाद में शामिल रहे हैं और जाहिर है कि हमारी लीडरशिप जो है वो उनके साथ राब्ते में है। हम तवक्को करते हैं कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर वो इंशाअल्लाह इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन हर पार्टी को ये हक़ हासिल है कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकती है। अगर वो अपोजिशन में बैठना चाहेंगे तो ये उनका ज़ाती फ़ैसला है और वो उसका हक़ रखते हैं, वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन हमारा और हमारी लीडरशिप का डे वन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम कौमी सतह के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि इस पाकिस्तान की मईशत का भुरकस जिन चोरों ने निकाला और जिस बेदर्दी के साथ इसको लूटा, और वो मतलब है कि बहरूपिये लोग कि जिन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना देंगे, कितने करोड़ नौकरियां दे देंगे, क्या करेंगे, उन्होंने सब कुछ लूट मार करके अपनी जेबों में डाल लिया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए उन चोरों ने, और उसके बाद वो मतलब है कि जाते हुए भी ये कह कर गए कि हम तो इधर माइंस बिछा के जा रहे हैं। मैं इखलाकियात की आपको छोटी सी मिसाल दूँ जो कि यकीनी तौर पर आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा, सेनेटर साहब की नज़र से भी गुज़रा होगा, शर्मिला फ़रूकी साहब ने भी वो देखा होगा। मैं अभी वो वीडियो आज अभी आपके स्टूडियो में बैठे मेरी नज़र से गुज़री और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो ख़ातून मेंबर उस दिन KPK में थी, जिन्होंने वो घड़ी लहरा के इनको आईना दिखाया था, उसको नंगी और गंदी गालियाँ दे रहे हैं, और ना सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं बल्कि उनकी कीमत लगा रहे हैं। वो सामने बैठी हुई है, कोई कहता है मैं 50 लाख दूंगा, कोई कहता है मैं 20 लाख दूंगा, कोई कहता है मैं 30 लाख। ये इनका असल मकरू चेहरा है जो इनकी असल अक्कासी करता है। ये वो भेड़िए हैं जो वो देखें, वो इनकी पार्टी की ख़वातीन है, वो हमारी भी माएँ बहनें। ये वो बहरूपिये हैं, जब इनको मौका मिलता है तो ये नोचने को आते हैं, और जब इन बहरूपियों को मौका ना मिले तो फिर आप इनसे पोलाइट, आप इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मतलब कितनी ये तो घटिया, मैंने ये ज़बान तो बाज़ारों में भी नहीं देखी कि एक खातून आपके सामने चेयर पे बैठी है, असम्बली के अंदर बैठी है, और आप इतनी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इतने घटिया लोग हैं, मतलब आप वो गुफ्तगू सुने, वो आप किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखा सकते, वो आप घर में बैठकर अपने बच्चों के सामने नहीं देख सकते, जो इनकी पूरी असम्बली के लोग सामने उस खातून को बैठकर, वो इनकी भी माँ बहनों की तरह है, ज़ाती तौर पे एहतजाज भी होते हैं, इख्तिलाफ राय भी होता है, फिर भी कोई लाइन्स होती हैं कि जिनको क्रॉस ना करे। ये वोट चोरी के ताने देने वाले, इनसे पूछें कि 2018 के इलेक्शन में कोई हद ऐसी है आज इनको वोट चोरी का मौका दें, ये पूरा मुल्क की चोरी कर लेंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाले, जब इनकी तलाशी ली गई तो किसी जेब से घड़ी निकल रही है,
किसी जेब से रिंग रोड के पैसे निकल रहे हैं, किसी से वो अपना वो पिशावर में जो इन्होंने बनाई थी मेट्रो उसके पैसे निकल रहे हैं। मतलब कोई शोबा इनसे बचा नहीं है जहां इन्होंने अपनी घटिया रवायात नहीं डाली। हर डाका और चालू पाकिस्तान की कौम को तकसीम किया, नफरत फैलाई, लोगों में हिजान पैदा किया और पाकिस्तान तोड़ने की बातें तक इन लोगों ने की। यहाँ तक कि इनके पास एक ही हल है, या इनको वोट चोरी करके इक़्तिदार में बिठाएं या ये जला देंगे, घरा देंगे, मुल्क को तबाह कर देंगे, खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये इनकी ज़ुबान होती है। दूसरों को ये दर्स देते हैं कि भाई आप इखलाकियात के दर्स देते हैं। मदीना की रियासत बनाने की बातें करने वालों ने सबसे बड़ा जो मतलब है कि वो ज़्यादती की कि मदीना शरीफ के अंदर भी इनके नापाक अज़ाइम जो हैं वो थमने को ना आए और उधर भी इन्होंने गालम गलूज जाकर मतलब है मस्जिद नबवी जैसी मुकद्दस जगह के ऊपर जाकर उससे भी ये बात नहीं आए। तो क्या इनसे हम मतलब है कि इनके ये कौन सी ज़बान समझते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ अब इन लोगों का जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन के बारे में, जो अपनी चोरी और डकैती को जायज़ समझते हैं, जो ईवीएम के ज़रिए अगला इलेक्शन भी चुराने की प्लानिंग कर रहे थे, इन बहरूपियों का असल रूप अब अवाम के सामने आ रहा है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा और उसको हम अया करके दिखा भी देंगे और वो सारी अवाम के सामने आ भी चुका है। तो अब ये चीखें मारें, धांधली भी, हर चीज़ के फॉरम मौजूद हैं। आपको कोई इतराज़ है आप उन फॉर्म्स पर जाएं, आप रेट पिटिशन करें, आप ईसीपी में जाएं, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कहने को 17 सीटें हैं भाई। वो मतलब है कि अगर इनकी बेनाई जो है ना वो सिर्फ इनको अपने वोट नजर आते हैं, दूसरों का किसी को इनकी आदत है मैंडेट कभी ये मानने के लिए इन्होंने ना मानना है ना आइंदा मानना है, माने या ना माने, और असल में तो ये खुद वोट चोर है। ज्यादती एक ख्वाहिश है और ज्यादती मर्जी है। इस पे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से भी बात करेंगे, लेकिन शर्मिला फारूकी साहब इस पे एक जरूर रोशनी डालिएगा। एक इस वक्त जो मौलाना का मामला चल रहा है, तो ये बात होती रही, मौलाना ये खदशा जाहिर करते रहे कि जी जो कुछ आज मेरे साथ हुआ है, जब कोलिशन का जो इनिशियल स्टेजेज जो चल रहे थे नून के और पीपल्स पार्टी के, उस दौर में मौलाना को शामिल नहीं किया गया, वो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं। तो आप समझती हैं कि अब जिस सिचुएशन में मौलाना खड़े हैं कि सड़कों पर आने को तहरीक इंसाफ के साथ तैयार हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो है वो साथ मिलने को तैयार नहीं, तो समझती हैं कि ये उस वक्त ही अगर ये ना किया गया होता कोलिशन के दौर में और इनिशियल स्टेजेस पर, वो कहते हैं कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है और धांधली करके उनको हरा दिया गया। तो अगर धांधली हुई है तो फिर वो पीटीआई ने की है धांधली, पीटीआई वहां से जीती है। दूसरी चीज ये है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद मौलाना साहब के बारे में और मौलाना साहब पीटीआई के बारे में ना जाने क्या क्या माजी में कहते रहे, वो मैं दोहराना नहीं चाहती, ना ही मैं दोहरा सकती हूँ। तीसरी चीज ये है कि पीपल्स पार्टी इज नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अगर किसी ने बात करनी है, उनको हुकूमत साजी में शामिल करना है, तो वो नून लीग का काम है। नून लीग ने हमसे राब्ता किया और हमेशा उन्होंने मौलाना से भी राब्ता किया होगा और कर रहे होंगे, तो ये उनका मौलाना का मामला, ये हमारा मामला नहीं है। सही है। अली गौर साहब इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अब ऐसा क्या हो गया मौलाना के साथ, जब हमने पहले 2 साल में भी देखा कि 2 साल में मौलाना अगर कोई बात करते थे तो मियां नवाज शरीफ उस बात का इनकार नहीं किया करते थे, और अगर नवाज शरीफ कोई बात करते थे तो मौलाना की तरफ से कभी इनकार नहीं होता था। तो अब इस वक्त ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि मौलाना जो है वो सड़कों पे तहरीक इंसाफ के साथ आने को तैयार है, लेकिन नून की काबीना में जाने को तैयार नहीं है? देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब के कुछ ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और जिस तरह से कि ज़ाहिर है कि अगर हमारी पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, ज़ाहिर है इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और जो लोग साथ हैं और इस हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो हमने तो उनको दावत दी है और फ़राख दिली के साथ दी और आइंदा भी देंगे। तो बाकी फ़ैसला तो उन्होंने ज़ाती तौर पे करना है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, और वो ज़ाहिर है कि उनको अगर एक सियासी पार्टी की हैसियत से, अगर एक हुकूमत की हैसियत से
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان چیزوں کا ازالہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کے جائز مطالبات ہیں تو وہ ضرور کیا جائے گا، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی انکار کرے گی یا کوئی دیگر اتحادی جماعتیں بھی کریں گی. لیکن اگر کچھ ایسے ان کے تحفظات ہیں جو مطلب ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے وہ نہیں ہیں، کسی اور فورم کے اوپر جا کر وہ حل ہونے والے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو تو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. باقی جہاں تک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے معاشی حالات جس نہج پر پہنچائے گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے، ماں سوائے ان فاشسٹ جتھوں کے جو کہ پاکستان کے توڑنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کو جادو اور ٹونے کے ذریعے چلانے کی کوشش کرتے رہے. تو ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کے وفادار لوگ ہیں یا ہمدرد لوگ ہیں. تو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ کوئی بھی اپوزیشن میں ہو یا کوئی ہو، تو یہ پاکستان سب کا ہے، تو سب کا حق بنتا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا کہ وہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے، اس پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے، نون لیگ کے لیے اب یقینی طور پہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ چیلنجز ہیں، اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد کا بھی دیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. اور معیشت کو ٹھیک کرنے کا فارمولا کس کے پاس ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی، لیکن بریک سے پہلے علی گوہر خان صاحب نے کچھ سنگین الزامات لگائے ہیں اور اس کا سینیٹر ہمایوں محمد ضرور جواب دینا چاہیں گے اور ان کا ٹیک لینا بڑا ضروری ہے. سینیٹر صاحب فرمائیے گا. دیکھیں اس طرح مجھے تو ایسے لگا تھا کہ جیسے میں نے وہ نہیں ہوتا دم پہ پاؤں رکھ دیا ہو یا دبتی رکھ پہ پاؤں رکھ دیا ہو، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کی سب سے غلیظ ترین، سب سے بےہودہ ترین الیکشن کمپین پاکستان مسلم لیگ نون نے 1988 میں بے نظیر کے خلاف کی تھی. اس سے زیادہ گری ہوئی الیکشن کمپین آج تک نہیں. پاکستان میں جو خرید و فروخت کی سیاست ہے یہ چھانگا مانگا میں ان لوگوں نے سٹارٹ کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ججز کو خریدنے کے لیے ججز کو انوالو کیا. بریف کیس جو ہے 1997 والا بھیجا گیا تھا کوئٹہ میں بلوچستان میں کہ ججز کو خریدے، پھر اسی جج کو ان لوگوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا، اور جب ان لوگوں کو نکالا گیا تو اسی پریزیڈنٹ سے انہوں نے اپنی معافیاں دلوائی اور پھر ملک سے باہر ڈیل کر کے بھاگ گئے. اس ملک میں اگر آج سیاست اتنی گندی ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نان پولیٹیکل بیسس پہ آئے تھے، اور نان پولیٹیکل بیسس پہ ان لوگوں نے بغیر کسی بیس کے ان لوگوں نے سیاست کی. سیاست بھی نہیں کی، کاروبار کیا، بیوپاری تھے. آج بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے دادا نے پیسے کیسے بھیجے تھے لندن یا انہوں نے کیسے بھیجے تھے، آج تک یہ ثبوت نہیں دے سکے. پھر بڑے مزے سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ ایک سویپنگ کیا کہہ سکتے ہیں نمبرز کے ساتھ آئیں گے، تو انہوں نے بڑے ڈیل کر کے زیرو رسک پہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر سے بلوایا کہ ہم ان کو چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنوائیں گے. عوام نے ان کو 100% ریجیکٹ کر دیا. صحیح. سینیٹر ہمایوں صاحب آپ کا ٹیک ضرور آ گیا، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں علی گوہر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جاننا چاہوں گی. علی گوہر صاحب اب جو صورتحال ہے، کل کا دن بڑا اہم ہے، قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، ساری چیزیں ہونی ہے، لیکن جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو اگر نون کی بات کریں تو نون کے پاس کیا اس وقت ایک زبردست پلان ہے جو کہ IMF کی تیاری میں بھی پورا اترے گا، ساتھ ساتھ پھر رمضان پیکج بھی ہے؟
देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और गंभीर हैं, लेकिन 2013 में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे और PMLN की क़यादत जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत ये सलाहियत रखती है कि हम इन तमाम चैलेंज से नब्ज़ आज़मा हो सकें। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि इत्तेहादी पार्टी साथ हैं, उनका तावन साथ है और हम समझते हैं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ और इन तमाम को ऑन बोर्ड लेकर वो इक़दाम उठाए जाएं ताकि हम इन बहरानों से बाहर निकल सकें। और मुझे ख़ास तौर पर जिस तरह से कि उस ख़ातून मेंबर के साथ कुछ भेड़ियों ने बदतमीज़ी की है, उसका जवाब जो है वो सेनेटर साहब नहीं दे सके और आपने देखा है कि वो तरदीद भी नहीं कर सके और उनमें इतनी जुर्रत और सलाहियत भी नहीं थी कि वो इस चीज़ की तरदीद करते। तो उन्होंने चे जाए कि तरदीद की किए बग़ैर सबूत के मुख्तलिफ इल्ज़ामात वही घिसे पटे हुए उन्होंने किए और मेरा ख्याल है ना उनके पास कोई जवाब होता है, ना उनके पास कोई सबूत होता है, ना उनके पास कोई अल्फाज होते हैं। मैंने जितनी बातें भी की हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। आप बताएं कि क्या ये हकीकत नहीं है कि पिछले 5 साल के अंदर पूरे पंजाब में पिंकी पीरनी साहिबा के ज़रिए पंजाब को गिरवी रखा गया, मंथलियाँ ले लेकर ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र की जाती थी, बुज़दार शाप की शक्ल में जो चीफ मिनिस्टर लगाया गया और फिर उसके बाद जिस तरह से पंजाब को तबाह बर्बाद किया गया और पूरे पाकिस्तान को किया गया वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट बंद किया गया और गालम गलूच की सियासत को परवान चढ़ाया गया, लॉकडाउन्स किए गए और जब इनकी हुकूमत जो है वो एक आइनी तरीके के साथ हटाई गई तो फिर इन्होंने पाकिस्तान में कौन कौन सा तमाशा नहीं लगाया। लेकिन अब इंशाल्लाह और हत्ता कि इनकी वो जो मतलब है कि यहाँ तक पहुँच गई, इस नौबत तक इनकी कार्रवाइयाँ पहुँच गई कि ये 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस पाए गए। तो बहरहाल एक चीज़ तो आइडेंटिफाई तो हो चुकी है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सियासत का जो है वो मतलब है कि लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान में तकरीबन दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही है। ये भी एक चैलेंज है कि इन लोगों को ऐसे मतलब है कि लोगों को जो कि इस पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं इनको लगाम कैसे देनी है, इनको कानून के कटहरे में किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से इनके हाथों जो तबाह की गई मईशत है और पाकिस्तान है उसको ठीक कैसे करना है। ये आपकी बात दुरुस्त है और इंशाअल्लाह ताला हम उसी अज़म के साथ आए हैं। हम पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाएंगे, चाहे वो हमारे सियासी मसाइल हैं, चाहे वो हमारे मुआशी मसाइल हैं, चाहे वो हमारे अखलाकी मसाइल हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को, महंगाई को ख़ास तौर पर कम करने की ज़रूरत है, गरीबों के लिए जो है वो मतलब है कि रोज़गार के मौके फराहम करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस असम्बली के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सरकर्दा लोग हैं और बड़े बड़े मैं समझता हूँ अपनी जगह पर तजर्बाकार लोग हैं। तो उनकी मशावरत के साथ जब हम नेक नीति के साथ कोई किसी काम को शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी मदद करती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह इन हालात से निकलेगा और जो इंतशार फैलाने वाले अनासर हैं वो जो कि मतलब शरारत करने वाले अनासर हैं इनका हमें मिलकर कला कमा करना होगा। बिल्कुल अली गौर साहब, यही उम्मीद है कि पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से जल्द निकले। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब, इस पर क्या कहिएगा? अगर वाक़यतन यकीनी तौर पे मुल्क की जो मईशत के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो अगर नून की जानिब से मुश्किल फैसले किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी फिर किस हद तक जिम्मेदारी लेती दिखाई देगी? देखिए जी, जिम्मेदारी की बात तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हम काबीना का हिस्सा नहीं है। अगर तो हम काबीना का हिस्सा होते तो हम फिर उनके अच्छे बुरे में उनके साथ होते। हमने उनको वजीर आज़म इलेक्ट करने के लिए अपने नंबर्स देने, अपनी सपोर्ट देनी है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे इक़दामात उठाए जाएंगे वहाँ हम उनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर हम समझते हैं कि ये कौमी मफाद में नहीं है या पाकिस्तानी आवाम के मफाद के अंदर नहीं है, वहाँ हम उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तनकीद भी करेंगे, इस्लाह भी करेंगे, रहनुमाई भी करेंगे। सो ये तो केस टू केस बेसिस के ऊपर होगा।
अभी देखिए, अब कल तो वजीर आजम साहब का इलेक्शन है, फिर काबीना बनेगी और उसके बाद जब मामलात आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे किस तरीके से चलते हैं। सर, ये वक्त के साथ फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, क्या कहिएगा, कल बड़ा अहम दिन होने वाला है। कल ऐवान अपना नया कायदे ऐवान तो मुंतखब करेगा ही, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बड़े चैलेंजेस इस वक्त सामने हैं। देखिए, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है कि आपके एलाइज भी आपके ऊपर एतबार नहीं करते, वो आपके साथ जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। उनके लिहाज से आपने सारे फैसले, जब आप पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट में एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे, आपने तबाहियां मचा दी। वो मईशत जो 6.2 GDP पर थी, आपने -0.18 पे ले गए थे। वो मईशत जिसमें 24 बिलियन था, उसको आप 6 बिलियन पे ले गए। हर लिहाज से जो आगे था उसको वो कर दिया है। ये अपने आप को एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान की उसी तरह समझते हैं जैसे एक रक्शे वाला अपने रक्शे के पीछे F-16 लिखता है। ये लोग अपने आप को बड़ी पार्टी वैसे समझते हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से नाक रगड़ के कि हम एक बंदे को दोबारा लेकर आएंगे, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, अवाम ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने कहा ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। फिर वो लोग जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, वो अपने असल पे आ गए। उन्होंने कहा वोट को तो इज्जत हम दे नहीं सकते, वोट को चोरी करो, क्योंकि बेसिकली तो चोर है। तो उस लिहाज से इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया और मैंडेट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी कह रहा है, ये जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर मजबूरी है कि इनको हुकूमत लेनी है, वरना ये नहीं लेना चाहते थे, ये करना नहीं चाहते थे। ये जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, ये निज़ार चीमा साहब कह रहे हैं कि जिल्लत की जीत से इज्जत की हार बेहतर है। ये वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये इनके अपने रैंक्स एंड फाइल पे लोग कह रहे हैं। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि ये लोग हार गए हैं। बड़े बड़े बुर्ज आम से लोगों से हार गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मानसेरा से तो हारे ही हारे, मियां नवाज शरीफ 130 से भी आ रहे हैं। वहां इतना बड़ा डाका डाला गया है। मियां शहबाज शरीफ अपनी सीट से आ रहे हैं, डाका डाला गया है। मरियम नवाज अपनी सीटों से आ रही है, डाका डाला गया है। ये लोग सारे हारे हुए हैं। 17 सीटें सिर्फ इनकी मिली हैं। ये जो कमिश्नर पिंडी ने कहा था वो सही कहा था। उस लिहाज से आप सिंपल मैं बताता हूं, आप कहते हैं मैं एक सबूत देता हूं। लाहौर डिवीजन में 14 नेशनल असेंबली की सीटें हैं और 30 प्रोविंशियल हैं। इनके वोटर माशाल्लाह, इनके वोटर नेशनल असेंबली में 1,55,000 वोट। लेकिन मोहम्मद साहब, जैसे आप कह रहे हैं डाका डालने की बात, या अगर मैंडेट चोरी की बात है, तो फिर इसमें IMF कहां से आ सकता है? IMF को किस तरह से, किस लिए खत लिखा जा रहा है, और IMF आखिर किस चीज की तहकीकात करने की उससे तवक्को की जा रही है? आखिरी बात, ये इतने डरे हुए मिल मिला के इलेक्शन कमीशन से मिल मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीट भी चुरा रहे हैं। उनको इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो रिजर्व सीट आज हमें मिल जाए, ये लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हारते हैं, ये लोग इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन हारते हैं, लेकिन सेनेट में भी ये जानबूझ के करे और गिद्धों की तरह बैठ गए, लकड़ पकड़ की तरह हमारे हिस्से को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इन्होंने लिख दिया है कि यार इनकी सीटें हमें दे दो। ये इस लिहाज से है, ये लोग इनको मेरिट में न थे, न है, न कभी रहे हैं। इन्होंने हमेशा, वाहिद पार्टी है, बेनजीर ने कहा कि इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। बेनजीर को हराने के लिए IGI बनाई थी। ये लोग मेरिट पे कभी खेल ही नहीं सकते। इस वजह से ये आज भी नहीं खेल सकते। पंजाब से इनका सफाया हो गया, ये इनका आखिरी है। मियां नवाज शरीफ साहब के तो कैरियर खत्म हो गया है। ये इनका पूरे PMLN खत्म। इसके बाद नून चून नून गुन्ना हो जाएगी। महमूद साहब,
मोहम्मद साहब साथ ही रहिएगा। शर्मिला साहब, एक ये बात हो रही है कि सदर के वोट के लिए एमकेएम के पास जाएंगे, वज़ीर आला सिंध भी इसकी तायीद करते दिखाई देते हैं, तो वाक़यातन क्या ये कुछ होने जा रहा है? एमकेएम के साथ पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशनिंग है? अगर एमकेएम की बात करें तो वो एक तरफ ये मौक़िफ़ लेके बैठी है कि जी पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट कर रही। देखिए, पीपल्स पार्टी किसी भी जमात के लिए एक तो क्या मुश्किलात पैदा करेगी और क्यों करेगी, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। PMLN इस वक्त जो है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, उनके वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। उनका काम है तमाम जमातों से बात करना, राब्ते करना, उनके इशू सुनना, फिर जो भी लेन देन करना है, वजारतें देनी। तो सदर के वोट के लिए लेकिन पीपल्स पार्टी एमकेएम से बात करने को तैयार है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की एक राब्ता कमेटी बनी हुई है जिसमें हमने तमाम जमातों से राब्ते करने, और अगर किसी ने हमसे राब्ता करना तो बिल्कुल करें। और हम समझते हैं कि अगेन MQM इज़ अ रियलिटी, वो वफाक में भी हैं, कराची से भी उनकी सीटें हैं, तो कोई कबाहत नहीं। हम तो देखिए एक मफाहमत की राह पे चलते हैं, और सदर जरदारी का पहले भी अज़म था और अब भी यही अज़म है कि हमने तमाम जमातों को साथ लेके चलना है। तो हमारा किसी से, हमारी तो लड़ाई बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से, हमारी लड़ाई किसी जमात से तो नहीं है। तो बातचीत के तो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यकीनी तौर पे बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और खुले रहने भी चाहिए। अली गौहर साहब, एक ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि इस वक्त एमकेएम तो वजारतों के मूड में है, लेकिन नून वजारतें देने के मूड में नहीं दिखाई देती है। राना साहब से कल एक जूम आइनों में सवाल हुआ तो उन्होंने जूम आइनी अल्फाज में एक जवाब तो दिया है कि 3-4 की एमकेएम की जानिब से वजारतें लेने की बात तो हो रही है, लेकिन 1, 1.5 या 2 या 3 भी मिल जाए तो बहुत है। देखिए, बात ये है कि ये जो हुकूमत साजी है, इसमें ज़ाहिर है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जितनी भी हाउस के अंदर नुमाइंदगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए सबको हिस्सा मिलेगा। और ज़ाहिर है कि कोशिश आज भी मैं मीडिया पे पढ़ रहा था कि कोशिश की जाएगी कि काबीना ज़्यादा बड़ी ना बनाई जाए, और अगर काबीना का साइज़, हमने इत्तेहादी जमातों के साथ ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि काबीना का साइज़ जिसमें PMLN की भी जो है वो उनको भी कोई बहुत ज़्यादा वजारतें ना दी जाएँ, मतलब जितनी एक उनकी स्ट्रेंथ बनती है पार्टी की उस हिसाब से दी जाएँ। इस तरह से MQM और दीगर इत्तेहादी जो पार्टीज़ हैं उनको भी उतना शेयर दिया जाएगा। और ज़ाहिर है कि आप जितनी भी गुफ्तगू सुनेंगे, अफसोसनाक तो ये बात है कि सेनेटर साहब की पार्टी के जिन भेड़ियों ने खातून के साथ बेहूदगी की है उसकी इन्होंने मजम्मत तक भी आपके प्रोग्राम में नहीं की। यहाँ से इनके अखलाकियात और इनके असल जो सियासी चेहरा है वो आप, और अखलाकी चेहरा है वो इधर से पढ़ लें। और दूसरी बात ये है कि ये जो मिसालें देंगे, इनके जो पिछले लूट मार के साल गुजरे हैं, जिसमें इन्होंने पंजाब में लूट मार की, जिसमें इन्होंने KPK में की, जिसमें इन्होंने वफाक में की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जिस तरह से इन्होंने RTS सिस्टम के ज़रिए वोट चोरी किया, ये दूसरों को कहते हैं, ख़ुद घड़ियाँ भी नहीं छोड़ी, 6-6 कैरेट की अंगूठियाँ मांगते रहे, दूसरों पर तनकीद करते हैं। तो मतलब है कि चोरों की ज़ुबान से अगली तमाम सियासी पार्टी को चोर कहना, ये तो वही है कि मतलब है कि ख़ुद चोरियां कर रहे हैं और दूसरों को के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो उस घड़ी की रसीदें तक भी नहीं, वो भी जल्दी रसीदें बना ली। ये पूरी पाकिस्तान की अवाम ने ये तमाशा देखा। लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, बिल्कुल अब वाइंड अप करना है, इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि जिस तरह से MQM वजारतों की बात कर रही है, जितनी वजारतों की ख्वाहिशमंद है उतनी वजारतें फिर नहीं मिलने वाली। जी देखें, बात यह है कि ये पार्टी लीडरशिप, तमाम पार्टीज़ की जो लीडरशिप है, जिसमें MQM की है, जिसमें PMLN की है, या दीगर जो पार्टीज़ इत्तेहाद में शामिल हैं, ये तमाम उनकी मशावरत के साथ होगा। और उस सिलसिला में कमेटीज़ भी बनी हुई हैं और बराह रास्त भी गुफ्तगू हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा
تو اس کے بعد کابینہ بھی سامنے آ جائے گی. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تمام سلسلہ کوئی پارٹی کتنا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ کابینہ کا سائز کیا ہوگا یہ جب کابینہ حلف اٹھائے گی. بالکل, جب کابینہ حلف اٹھائے گی تو تمام تر چیزیں واضح. اس تمام تر سچویشن پہ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. شرمیلا فاروقی صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے ہمیں وقت دیا. ساتھ ساتھ ہمایوں محمد پاکستان تحریک انصاف سے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ علی گوہر مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.